सुबह का नाश्ता और रात का खाना बना के रख दिया है। कल रात अगर मुझे लौटने में देर हो जाए तो। तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ बोलो। कल रात अगर मुझे लौटने में देर हो जाए तो सुमन को। तो सुमन से कह दूंगा, कुछ बना देगी। सुमन से नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ। आप बना दीजिएगा, खुद भी खा लीजिएगा और उसे भी खिला दीजिएगा। एक रात माँ घर पे नहीं है तो। तो क्या बेटी एक दिन खाना नहीं बना सकती और बाप को नहीं खिला सकती? जी नहीं, बाप खाना बनाएगा और। वैसे लगता है तुमने फालतू में नाम लिखाया। लिखवाया नहीं, लिखा है उन्होंने। सरकारी आदेश है और राष्ट्रीय कार्य है ये, बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाना। हाँ हाँ बाबा, सब समझता हूँ मैं। चुनाव में जाना भी जरूरी होता है, वो भी एक सरकारी कार्य है। पर मैं गया कभी? आदमी को अपने आप को बचाने का तरीका आना चाहिए। याद नहीं, पिछले साल मुझे कश्मीर भेज रहे थे पर मैं नहीं गया। मरना है क्या? आपसे तो बहस भी कौन करे, हमेशा यही राग है आपका। खुद बड़बड़ करते रहेंगे और फिर कहेंगे समाचार नहीं देखने दिया। वैसे बाबूजी, सरकार ने ये जो पोलियो का मिशन चलाया है वो बहुत अच्छा है। हर आदमी अपने अपने तरीके से इसमें योगदान दे रहा है। जैसे कि अमिताभ बच्चन, उन्होंने भी तो अभी पोलियो का विज्ञापन किया और वो भी मुफ्त में। देखो बिटिया, हर आदमी अपना अपना काम करता रहे, देश के लिए यही योगदान काफी है। और जो ज्यादा उछल कूद करके आगे जाने की कोशिश करेगा वो एक दिन जरूर चोट खाएगा। आया रे भैया, उठ जा छोड़ अपनी रजैया, पोलियो दिवस फिर आया है, सरकार ने बुलाया है, अरे सरकार ने बुलाया है। अब चेचक के बाद आई पोलियो की बारी, जैसे उसे हराया था हारेगी ये भी बीमारी। जागो माओ भागो बहनों, अरे जागो माओ भागो बहनों, पोलियो दिवस फिर आया है, सरकार ने बुलाया है, अरे सरकार ने बुलाया है। हर बच्चे को दवा पिलाना यही है फर्ज हमारा है, चूक न होने पाए इसमें नहीं तो हर्ज तुम्हारा है। निकलो घर से सब छोड़ के फट से, अरे निकलो घर से सब छोड़ के फट से, पोलियो दिवस फिर आया है, सरकार ने बुलाया है, अरे सरकार ने बुलाया है। ए बचवा, जरा चखना लेकर आ। और सोना अंडा और ककड़ी भी ले आइयो। ओ यार, थोड़ा आड़ तो रखो बचवा। मेहमान लोग क्या सोचेंगे? अरे आड़ी में तो है पंडित जी, आप खेलना है तो पत्ता फेंको, अगर मूड हो तो आपका। ओहो, फेंक रहे हैं? अरे थोड़ा सोच समझ तो लेने दीजिए। हाँ भैया रामचंद्र, डालो, क्या डालते हो? अरे हम का डाले पंडित जी, हमरा तो ससुरा ध्यान ही नहीं जम रहा है खेल में। तनिक एक खूंट तो मार लें पहले। अरे मारो मारो, फिर भी तुम्हारा मूड नहीं जमने वाला है आज। अरे उधर ही ताकते रहेंगे तो मूड खा
ब्लाउज भी क्या नीचे तक कटवाया है। ए रामचंद्र चल रे। अबे पंडित जी, हाँ आपको भी अपना मूड हरा करना हो तो चले आइएगा। पंडित आइन तो कुछ नहीं कहेंगे हम लोग। कुछ देर तो लता श्रीवास्तव को उन सिपाहियों की तरफ से जो सब चल रहा था उसका एहसास नहीं हुआ, परंतु स्त्री से पुरुष की आंखों के भाव और उसकी गतिविधियां ज्यादा देर छिपती भी नहीं हैं। थोड़ी देर तो वो उसे सहन करती रही, पर जब सिपाहियों की बदतमीजियां बढ़ने लगी तो वो आखिरकार उनसे उलझ ही गई। ये क्या हो रहा है यहाँ? खिड़की के पीछे क्या कर रहे हैं आप लोग? अब नहीं नहीं मैडम, हम तो वो ये देख रहे थे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो आप देख लिया ना, अब वहां जाके ड्यूटी करिए आप अपनी। यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है हमें। ओ मैम साहब, एक मिनट, आप ऐसा कैसे बात कर रही हैं हम लोगों से? अरे ड्यूटी लगी हम लोगों की इधर। पर अपनी ड्यूटी आप वहाँ बैठ के भी तो कर सकते हैं ना। हम लोगों के यहाँ रहने से आपको क्या ऑब्जेक्शन है? आप जाकर अपना काम करिए ना। लेकिन यहाँ सारा काम शांति से चल रहा है ना, हमें डिस्टर्ब भी हो रहा है और फालतू भीड़ भी जमा हो रही है। हम फालतू भीड़ हैं? हे मैम साहब, तनी अपनी जबान संभालिए, जबान। लेकिन मेरा वो मतलब नहीं है। अरे लेकिन मतलब जब तेल लगाने, पहले आप हमें ये बताइए, आप होती कौन है हमें ये बताने वाली कि हम कौन सी पोजीशन में जाकर ड्यूटी करें? आप हमारी अफसर हैं क्या? आपको लगता है कि हम यहाँ फालतू में आए? अरे ड्यूटी लगी हमारी यहाँ पे, मक्खी मारने नहीं आए हम लोग। रामचंद्र चल, पता नहीं कहाँ से चला। पुलिस वालों के इस कदर रूखे और गैर जिम्मेदारी भरे अंदाज से ना सिर्फ लता बल्कि तमाम लोगों को झटका सा लगा। मामला और ज्यादा ना बिगड़ जाए ये सोच के 1 घंटे के लिए लंच ब्रेक घोषित कर दिया गया, पर किसी को क्या मालूम था कि इस मामूली तरह से शुरू होने वाली बात किस तरह का अग्नि प्रलय ले आएगी लता के जीवन में। धीरज रखिए मिस्टर श्रीवास्तव, प्लीज। देखिए, हम लोग अपराध होने को तो रोक नहीं सकते और न ही अपराधियों का जन्म लेना रोक सकता है, परंतु इसके खिलाफ लड़ना, अपराधियों को दंड देना, विक्टिम्स को न्याय दिलाना, ये कार्य तो चलते रहना चाहिए ना। ठीक है साहब, आपका कहना भी सही है। देख लीजिए कक्के जैसा आपसे बन पड़े। सही, पूछ लिए जो सवाल पूछने उससे, पर मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। प्लीज। अब जाने भी दो ना लता, अब सिर्फ 3 घंटे और रह गए हैं। आ लो, खाना खा लो। क्या बताऊं मैं दीदी, कैसे कैसे अश्लील हरकतें कर रहे थे वो लोग। मुझे सब पता है, मैं अंधी नहीं हूँ, मगर मुंह लगाने से भी देख लिया ना। हाँ लता, मुझे लग रहा है उन लोगों ने शराब पी रखी थी और फिर कचरा तो अपना ही होना है ना, इसलिए जल्दी खाना खाओ, राम नाम का जाप करके 3 घंटे में अपने घर निकलते हैं, इसी में भलाई है। मुझसे नहीं होगा दीदी, और अब तो उन लोगों ने जिद ठान लिए, जरूर वापस आएंगे और कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है ना, तो हम ऐसा करते हैं, तू अंदर जाके आराम कर, हम यहाँ सब संभाल लेंगे, मगर तू खाना जरूर खा ले। उससे क्या बैर है तुझे, खा लेगी ना? साली, हमें भीड़ वाला कह रही थी, हमें ऑर्डर दे रही थी कि हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए। अरे रामचंद्र, साली को खाना खा लेने दो। अरे पुलिस से बदतमीजी करने का अंजाम कितना महंगा हो सकता है, ये तो साली को भुगतना ही पड़ेगा आज। पर पब्लिक भी काफी है यहाँ, कुछ भी करने से पहले यादव भैया सोच लीजिए। आप हमारे साथ हो या नहीं, आप ये सोचो। अरे इस पब्लिक की माँ का अरे बबुआ, वो जनानी का नगला आप हम पर काहे झाड़ रहे हो? हम तो बस ऐसे एक बात कह रहे थे, इसमें साथ देने ना देने का सवाल ही कहाँ उठ गया? सवाल तो उठ गया ना पंडित जी, तभी तो आप कह रहे हैं
समझ में तो आपका कुछ पड़ता नहीं है। तभी तो कभी पब्लिक का डर बता रहे, कभी कह रहे ख्याल रखना हम लोगों ने पी रखी है। अरे क्या मतलब है इस सबका? रामचंद्र, अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अरे हमारे साथ ना होने का तो सवाल ही नहीं उठता। और सवाल उठना भी नहीं चाहिए। अरे यहाँ पे एक पुलिस वाले की इज्जत का अपमान नहीं हुआ, सबका अपमान हुआ है। यहाँ पे यारी दोस्ती का सवाल नहीं पंडित जी, पुलिस की इज्जत और धाक का सवाल है। अरे ऐसे तो कल हमें कोई भी हकाने लगेगा, कोई भी साला रौब दिखाने लगेगा तो खाक तक रह जाएगा पुलिस का आम पब्लिक पर। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं यादव साहब, कुछ ना कुछ तो एक्शन करना ही पड़ेगा इस रिएक्शन पर। हाँ, मैं वहीं रह गई थी, बाहर काम पहले की तरह शुरू हो गया था। यकीनन मुझे वहां न पाकर उन पुलिस वालों को आश्चर्य तो जरूर हुआ होगा, लेकिन उनके लिए ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि मैं कहाँ। मेरी ही गलती थी जो मैं वहां रुक गई। से बचने के लिए जो एकांत मैंने खोजा था वही मेरा काल साबित हुआ। यहाँ बैठी है, तबीयत गड़बड़ा गई है का? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चाहिए आप ड्यूटी कीजिए अपनी। अरे वही तो कर रहे हैं, आप यहाँ कैसे रह गई? बीमारी? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग जाइए यहाँ से। अरे तो ठीक है, तो फिर चलकर अपनी ड्यूटी कीजिए, यहाँ काहे को बैठी है? आपको इससे मतलब? आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले मैं क्या करूँ? अरे हम भी वैसे ही आपको बता रहे, जैसे आप सुबह हमें बता रही थी कि हमें क्या करना चाहिए। और अभी भी तो बता ही रही हैं हमें। ठीक है, मैं ही जा रही हूँ यहाँ से। अरे हम लोगों का बुलाई थे, खुद कहाँ जा रही है? क्या मतलब है आपका? मैंने बुलाया आपको यहाँ, क्या नाम शना पक्के जा रहे हैं? चलिए, बुलाया ना सही, पर अब हम लोग आ ही गए हैं तो थोड़ा देर रुकिए ना। कसम से कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जलवा देखेंगे आपका। वाह, क्या जोम है। दरवाजा बंद करो। जोर जबरदस्ती के खिलाफ मेरी एक नहीं चली, तब घुटने लगा, चक्कर सा आने लगा और फिर हराम आदमी की तरह मैं भी अपने आप को असुरक्षित सा महसूस कर रहा हूँ साहब, खासतौर से औरतों को लेके। वैसे मैंने ही मना किया था लता को वहां जाने से, इसलिए नहीं कि मुझे समाज सेवा से चिढ़ है, जब ऐसी घटनाएं। दुर्घटनाएं तो कभी भी और कहीं भी घट सकती हैं श्रीवास्तव साहब, मगर ऐसा सोचकर हम देश के समाज के किसी कार्य से खुद को या अपनी पत्नी को दूर करेंगे तो ये भी तो उचित नहीं है। देखिए श्रीवास्तव साहब, जो बातें मैंने आपसे की हैं उन पर अब सोचिए। ये आपके अधिकार का प्रश्न भी है और देश में ऐसे कानून को लाने का तकाजा भी। श्रीवास्तव साहब, इंसाफ तभी पूरा होता है जब अपराध करने वाले को उसकी समुचित सजा भी मिले और विक्टिम को उसका मुआवजा भी। मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि हम आपकी ये लड़ाई दोनों फ्रंट्स पे लड़ेंगे। हाँ, अगर आप लोगों का साथ ना हुआ मुश्किलें जरूर पैदा होंगी श्रीवास्तव साहब। ये तो सरासर औरत के मान सम्मान और आवासनन का मामला है, शुरू से लेकर अंत तक। इसके लिए दोषियों को अलग अलग एक्ट में सजा देनी ही पड़ेगी सरकार को। और आपका जो ये हाल हुआ है उसके लिए हम आपको मुआवजा जरूर दिलवाएंगे। पर लता जी,
मुझे हैरानी तो इस बात की है कि आपके आसपास इतने लोग थे, दिन दहाड़े आपके साथ ये सब हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया। और आपके कुलीग्स, उन्हें तो सच पता है ना। उन्हें क्यों? सच तो सबको पता है, पर डर का असर तो सब पे होता है। क्या गांव वाले, क्या शहर के, क्या अपने क्या पराए। पुलिस के खिलाफ आवाज कितने लोग उठाते हैं। हाँ, ये भी सही है, लेकिन अब उन्हें आवाज उठानी ही होगी। सच को आखिर कब तक दबाया जा सकता है? लेकिन आप हौसला रखिए और ईश्वर पर विश्वास। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। क्या होता जा रहा है इंसान को? ऐसे कहां तक पहुंचेगा समाज? कब रुकेगा ये सब? यही सोच सोच कर तो अब दहशत सी होने लगी है। दिन दहाड़े एक औरत की आबरू लूटने की कोशिश की जाती है और फिर उसी पर गोली भी चलाई जाती है। आपने तो इसे संभाल रखा। शराब के नशे में धुत तीनों पुलिस वालों की अश्लील हरकतों का उस वक्त ये आलम था जैसे आंखों और कान में तेजाब डाल रहा हो कोई। मैं लाचार ईश्वर को याद करने के अलावा और करती भी तो क्या, लेकिन फिर खुद में ही मग्न तीनों का ध्यान कुछ देर के लिए मुझसे हट गया। मुझे लगा ईश्वर ने शायद मेरी सुन ली है, मुझे मौका दिया है अपनी आबरू बचाने का, लेकिन उसके बदले अंत में क्या दिया उसने मुझे? तेरी तो लता के पैर में जहर फैलने की वजह से बाद में उसे काटना ही पड़ा था डॉक्टरों को। राज्य सरकार ने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ इंक्वायरी बिठाकर उन्हें सजा तो दे दी, पर इसके लिए मुआवजा देने में आनाकानी दिखाती रही। मानवाधिकार आयोग ने 5 महीने इंतजार करने के बाद आखिर खुद ही ये कार्य कर डाला और उत्तर प्रदेश सरकार को 5 लाख रुपए मुआवजा लता श्रीवास्तव को देना ही पड़ा। परंतु एक चीज जो उसके साथ फिर भी चिपकी ही रही, जाने का नाम ही नहीं लेती थी, वो थी उस काल दिवस की भयावह यादें। ऐसा शायद ही कोई दिन होता जब आंख लगने पर उसे वो सब दिखाई नहीं पड़ता था। पर जिंदगी को तो चलना ही है और वो चलती जाती है। श्रीवास्तव परिवार की भी चलती रही, मगर इस बीच इंसाफ और मुआवजा पाकर भी क्या खो गया किसी का, इसे कौन समझ पाएगा। मासूम बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाकर जीवन देने वाली लता को यह नहीं पता था कि जन कल्याण के लिए वो जो काम कर रही थी उसकी कीमत उसे अपनी आबरू से चुकानी होगी। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद दोषियों में से 2 कर्मियों को सस्पेंड किया गया और एक को जेल भेज दिया गया, लेकिन उनके अपराध के मुकाबले में ये एक मामूली सजा लगती है।